नमस्ते बच्चों। कक्षा 12 के विषय हिंदी साहित्य के काव्यांग परिचय नामक प्रकरण की काव्य दोष प्रकरण पर आज हम बात करने वाले हैं। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और हम जितने भी काव्य दोष हमारे पाठ्यक्रम में हैं सबको यहाँ पर शामिल करेंगे। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें। यहाँ देखेंगे क्या लिखा है कि काव्य के मुख्यार्थ अर्थात मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न करने वाले तत्वों या विकारों को काव्य दोष कहा जाता है। दोष का अर्थ ही कमी होता है। तो यदि मुख्य अर्थ ग्रहण करने में कोई चीज बाधा उत्पन्न करती है तो उस तत्व या उस विकार को क्या कहते हैं? काव्य दोष कहते हैं। काव्य में वर्ण, शब्द, वाक्य गठन, रस, छंद और अलंकार इत्यादि का समुचित प्रयोग न होने पर बाधा उपस्थित होती है और इससे रचना का सौंदर्य और महत्व कम हो जाता है। काव्य गुण में क्या हुआ था आपने पहले वाले वीडियो में देखा, तो वहां पर काव्य प्रभावी एवं रोचक हो जाता है, जबकि काव्य दोष से क्या होता है? काव्य रचना का सौंदर्य और उसका महत्व कम हो जाता है। सार रूप में बात करें तो ऐसे तत्व जो किसी काव्य में रस, गुण, अलंकार इत्यादि साहित्यिक तत्वों को नष्ट करते हैं, मुख्यार्थ को नष्ट करते हैं, उन तत्वों को काव्य दोष कहा जाता है। वर्गीकरण देखेंगे तो काव्य दोषों को निम्न 3 श्रेणियों में विभक्त किया जाता है। कौन कौन सी 3 श्रेणियां हैं? देखें कि शब्दगत या पदगत काव्य दोष, दूसरा है अर्थगत काव्य दोष और तीसरा है रसगत काव्य दोष। पहले इनका अध्ययन करते हैं, उसके बाद में देखेंगे। तो शब्दगत या पदगत काव्य दोष कौन से होते हैं? देखें कि जिस किसी रचना में व्याकरण से संबंधित कोई दोष पाया जाता है उसे शब्दगत या पदगत काव्य दोष कहा जाता है। जैसे कुमुदिनी खिल गया बाल रवि को देखी। अब कुमुदिनी एक पुष्प है और वह कुमुदिनी खिल गई होना चाहिए था बाल रवि को देखकर, लेकिन शब्द यहाँ पर क्रिया क्या लगा दी? पुल्लिंग लगा दी। अतः व्याकरण संबंधी दोष हो गया और इस कारण से इसमें शब्दगत या पदगत काव्य दोष ही माना जाएगा। क्या लिखा है देखेंगे कि विवेच्य पद में कुमुदिनी शब्द स्त्रीलिंग है, जबकि क्रिया भी स्त्रीलिंग के रूप में, अतः क्रिया भी स्त्रीलिंग के रूप में ही प्रयुक्त होनी चाहिए थी, किंतु कवि ने गया पुल्लिंग क्रिया का प्रयोग कर दिया है। इस कारण व्याकरण संबंधी दोष होने से शब्दगत या पदगत काव्य दोष माना जाएगा। दूसरा है अर्थगत काव्य दोष, कि जब किसी रचना में एक ही अर्थ को प्रकट करने के लिए अनेक अर्थात एक से अधिक अनावश्यक शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है तो वहां अर्थगत काव्य दोष माना जाता है। क्या लिखा है कि बांध्यो जल निधि नीर निधि जलधि सिंधु वारिस। अब ये जल निधि का अर्थ ही सागर हो गया, तो ये सारे के सारे सागर के पर्यायवाची शब्द हैं, इनको देने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन छंद की जो मांग होती है उसे पूरा करना जरूरी होता है, इसलिए इन शब्दों को दे दिया गया और इसके कारण से अर्थ से संबंधित एक दोष प्रकट हो गया, अनावश्यक शब्दों का इस्तेमाल कर लिया गया। अतः यहाँ पर अर्थगत काव्य दोष माना जाएगा। जैसे ये उक्त पद में कवि ने समुद्र या सागर के अर्थ को प्रकट करने के लिए समुद्र के एक से अधिक पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग कर दिया है। अतएव अनावश्यक शब्दों के प्रयोग के कारण यहाँ अर्थगत काव्य दोष माना जाएगा। एक और उदाहरण है कि हम रविवार के दिन यहाँ आएंगे। सिर्फ इतना ही लिख दिया जाता, हम रविवार को यहाँ आएंगे, तो दिन लिखने की आवश्यकता नहीं थी। अब वार और दिन दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, तो दिन शब्द का अनावश्यक रूप से प्रयोग किया गया है, अतः अर्थगत काव्य दोष माना जाएगा। तीसरा काव्य दोष है वाक्य दोष या रसगत काव्य दोष। इसमें क्या होता है? क्रमबद्ध भंग संबंधी दोष पाया जाता है। क्या लिखा है देखें कि जिस किसी रचना में क्रम भंग संबंधी दोष पाया जाता है, अर्थात पदों का सही क्रम पर प्रयोग नहीं किया जाता है, वहां वाक्य दोष या रसगत काव्य दोष माना जाता है। अमानुषी भूमि अबानरी करो।
क्या लिखा है? अमानुषी भूमि अबानरी करो। अब इसको समझाने के लिए पहले नीचे लिख ही दिया है, तो देखें कि विवेच्य पद में रावण कहना चाहता है कि मैं इस भूमि को मनुष्यों और वानरों से रहित कर दूंगा, मतलब इस धरती पर से मैं मनुष्य और बंदर दोनों को खत्म कर दूंगा। लेकिन इसने क्या कहा? जो अमानुषी शब्द था, भूमि शब्द था, इनका गलत जगह प्रयोग हो गया, किंतु भूमि शब्द का गलत स्थान पर प्रयोग होने के कारण पाठक इस पद का अर्थ यह ग्रहण कर सकता है कि मैं मनुष्यों से रहित, क्योंकि अमानुषी भूमि लिखा उसने कि अमानुषी भूमि, कि मनुष्यों से रहित भूमि को अबानरी करो, बंदरों से भी रहित कर दूंगा। रावण ने क्या कहना चाहा? कि मैं इस भूमि को मनुष्य और वानरों से रहित कर दूंगा, लेकिन भूमि शब्द का प्रयोग गलत स्थान पर कर दिया गया, इसलिए इसका अर्थ कोई भी सामान्य पाठक क्या निकलेगा कि मनुष्यों से रहित भूमि को वानरों से रहित कर दूंगा, जबकि धरती पर मनुष्य तो है ही, तो मनुष्य रहित भूमि तो है ही नहीं, अतः यहां पर क्या हो जाएगा? रस दोष या वाक्य दोष हो जाएगा। किंतु भूमि शब्द का गलत स्थान पर प्रयोग होने के कारण पाठक इस पद का यह अर्थ ग्रहण कर सकता है कि मैं मनुष्यों से रहित इस भूमि को वानरों से रहित कर दूंगा, अतएव यहां रस दोष या वाक्य दोष माना जाएगा। दो उदाहरण और देखें कि भीड़ में 4 जयपुर के लोग थे। अब जयपुर 4 नहीं है, जयपुर के लोग 4 हैं, लेकिन 4 शब्द का गलत स्थान पर प्रयोग कर दिया। क्या कहना चाहिए था? कि भीड़ में जयपुर के 4 लोग थे, लेकिन 4 जयपुर। अब 4 जयपुर तो नहीं हो सकता। अब जैसे मैं कहूं कि फूल की एक माला दो, ठीक है, मैं कहूं एक फूल की माला दो, अब एक फूल की तो माला बनती ही नहीं, तो अतः वहां पर भी रस दोष और वाक्य दोष से माना जाएगा। मेले में 10 मेरे गांव के लोग मिले। अब मेरा तो गांव एक ही है, लेकिन 10, तो मुझे लिखना चाहिए था कि मेले में मेरे गांव के 10 लोग मिले। लोग से पहले 10 शब्द का आना जरूरी था, नहीं आया, तो यहां पर क्या हो जाएगा? रस दोष या वाक्य दोष हो जाएगा। पहला काव्य दोष है श्रुति कटुत्व काव्य दोष, मतलब सुनने में जो कठोर लगे। कवि जहां कठोर वर्णों का प्रयोग करता है और वे सुनने में अच्छे नहीं लगते, कानों में खटकते हैं, वहां श्रुति कटुत्व काव्य दोष, यहां पर क्या होगा? काव्य दोष माना जाता है। जो सुनने में कठोर लगते हैं, अच्छे नहीं लगते, कानों में खटकते हैं, वहां पर श्रुति कटुत्व दोष माना जाता है। पहचान क्या है? कि जब किसी पद में संयुक्त व मूर्धन्य वर्णों का प्रयोग अधिक किया हो तो वहां श्रुति कटुत्व काव्य दोष माना जाता है। जैसे भ्रत सना से भीत हो वह बाल तब चुप हो गया, तो भ्रत सना से भीत हो, ये सुनने में थोड़ा कठोर था। दूसरा उदाहरण है त्रिया अलक चक्षु श्रवा डसे परत ही दृष्टि। अब चक्षु श्रवा मतलब चक्षु श्रवा, सांप के लिए शब्द है ये, तो लेकिन चक्षु श्रवा कि आंखों से सुनने वाला, चक्षु श्रवा कानों में खटकता है, और इस कारण से यहां पर श्रुति कटुत्व काव्य दोष। पावन पद वंदन करके प्रभु कब कात्यार्थ मुझसे मिले मुझसे, तो कात्यार्थ शब्द जो है वह कानों में खटकता है। कवि के कठिनतर कर्म की करते नहीं हम धृष्टता, पर क्यों नहीं विषयोत्कृष्टता करती विचारोत्कृष्टता। तो धृष्टता, विषयोत्कृष्टता और विचारोत्कृष्टता, ये जो शब्द थे ये सुनने में कठोर लगते हैं, कानों में खटकते हैं, अतः यहाँ पर श्रुति कटुत्व काव्य दोष होगा। दूसरा काव्य दोष है ग्राम्यत्व काव्य दोष, कि जब कवि द्वारा अपनी रचना में ग्रामीण एवं बोलचाल की भाषा के शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है तो उसमें प्रांतीय या देशज शब्दों के आ जाने से ग्राम्यत्व काव्य दोष माना जाता है। जैसे मूंड पर मुकुट धरे सोहत है गोपाल, मूंड सिर को कहते हैं, तो सिर शब्द के स्थान पर क्या ले लिया? देशज शब्द ले लिया या ग्रामीण बोलचाल की भाषा का शब्द ले लिया, अतः ग्राम्यत्व काव्य दोष। दूसरा उदाहरण है हेरत हेरी हरि को रस खाने बतायो न लोग लुगाइन। अब लुगाई शब्द जो है वह ग्रामीण बोलचाल की भाषा का है, अतः ग्राम्यत्व। कैसे कहते हो इस द्वार पर फिर कभी न आऊंगा। द्वार, द्वार होता है शब्द, लेकिन द्वार की जगह क्या लिखा? दुआर, तो अतः यहां पर भी ग्राम्यत्व है।
पड़े झटोले पे रहे नींद न आई रात। झटोला शब्द छोटे चारपाई को कहा जाता है, जिसको खटोला कहते हैं, लेकिन झटोला शब्द का इस्तेमाल ग्रामीण बोलचाल की भाषा का है, अतः ग्राम्यत्व काव्य दोष। कलिष्टत्व काव्य दोष। कलिष्टत्व में जहाँ बहुत बड़े बड़े विद्वान भी अर्थ ग्रहण करने में मुश्किलों का सामना करते हैं, उसे कलिष्टत्व काव्य दोष कहते हैं। क्या है देखो, जब किसी काव्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया गया हो कि एक सामान्य पाठक तो क्या, बड़े बड़े विद्वान भी बड़ी कठिनाई से उसका अर्थ ग्रहण कर पाते हैं, तो वहां कलिष्टत्व काव्य दोष माना जाता है। कलिष्टत्व काव्य दोष लिखते कैसे हैं वो भी ध्यान दे लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि आपको खालिस्तान में कलिष्टत्व शब्द लिखना होगा। पहचान के लिए जहां कई शब्द मिलकर किसी एक अर्थ को प्रकट करते हैं, वहां कलिष्टत्व काव्य दोष माना जाता है। उदाहरण देखें, आजा सहेली तासु रिपु ता जननी भरतार ताके सुते मित्र को भजिए बारंबार। यहाँ पर कवि कृष्ण के बारे में कह रहा है कि कृष्ण की पूजा करो, कृष्ण को भजो, याद करो, स्मरण करो उनका, लेकिन कृष्ण शब्द ही कहाँ है इसमें देखिएगा। अजा मानी बकरी, सहेली मानी भेड़, अजा की सहेली कौन, भेड़। तासु रिपु, उसका रिपु, उसका दुश्मन, रिपु मानी शत्रु, उसका दुश्मन कौन है, भरभूट। और ता जननी, और उस भरभूट की माँ कौन है, धरती, और धरती के भरतार इंद्र, ताके सुत कि मतलब ताके सुत मतलब उसके पुत्र मतलब अर्जुन, और अर्जुन का मित्र कौन था, कृष्ण को भजिए बारंबार। बताइए कृष्ण शब्द कितनी मुश्किल से मिला है। अवजा सहेली तासूरी पूता जननी भरतार ताके सुत के मित्र को भजिए बारंबार, बड़ी मुश्किल से इसका अर्थ ग्रहण किया जा सकता है, अतः यहाँ कलिष्टत्व काव्य दोष माना जाएगा। आगे देखते हैं अप्रतित्व काव्य दोष। अप्रतित्व क्या होता है, देखें कि जब किसी पद में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया जाता है जो कि मुख्य अर्थ में तो वह शब्द कोई अन्य अर्थ प्रकट करता है, किंतु साहित्यिक अर्थ में कोई अन्य अर्थ प्रकट करता है, तो वहां अप्रतित्व काव्य दोष माना जाता है। अप्रतित्व शब्द इस प्रकार से लिखा जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा विस्तार से क्या समझाया गया है कि शब्दकोश के अनुसार एक ही शब्द के एकाधिक अर्थ होते हैं, एक से अधिक अर्थ होते हैं, लेकिन व्यवहार में वह शब्द किसी एक अर्थ विशेष को प्रकट करने लग जाता है, और कवि द्वारा अपनी रचना में लोक प्रचलित जो सामान्य जनता जानती है उस अर्थ को छोड़कर अन्य अर्थ, जैसे साहित्यिक अर्थ कह सकते हैं, ग्रहण कर लिया जाता है, तो वहां अप्रतित्व काव्य दोष माना जाता है। अब देखें, जैसे विषमय यह गोदावरी अमृतन को फल देत, अब यहां पर विषमय कर दिया। अब विष शब्द जो है उसका अर्थ हम क्या मानते हैं, उसका अर्थ हम जहर मानते हैं कि जहर से भरी हुई यह गोदावरी अमृत रूपी फल देती है। बताइए जहर से भरी हुई गोदावरी नदी अमृत रूपी फल कैसे दे सकती है, क्योंकि विष शब्द के कई अर्थ होते हैं। एक अर्थ तो होता है इसका जहर, जबकि दूसरा अर्थ होता है जल, जल भी होता है। तो कवि ने जहर शब्द के स्थान पर कौन से शब्द का इस्तेमाल किया है, जल वाला अर्थ लिया है। तो क्या लिखा देखे कि विस्मय यह गोदावरी अमृतन को फल देते। विस्मय मतलब जहर से भरी हुई, लोक प्रचलित अर्थ तो यह हुआ। दूसरा विस्मय शब्द का दूसरा अर्थ है जल से भरी हुई, यह साहित्यिक अर्थ है। अब देखें क्या लिखा है कि प्रस्तुत पद में प्रयुक्त विष शब्द लौकिक मतलब जनता के अर्थ में जहर के अर्थ में रूढ़ हो गया है, किंतु कवि ने यहाँ विष शब्द को शब्दकोश के अनुसार जल अर्थ में ग्रहण किया है या प्रयुक्त किया है। इस प्रकार लौकिक व्यवहार के विपरीत अर्थ प्रकट करने के कारण यहाँ अप्रतित्व काव्य दोष माना जाएगा। दूसरा लिखा है कि पुत्र जन्म उत्सव पर स्पर्श किन्न बहु गया। स्पर्श का मतलब होता है टच करना, छूना। ये तो लौकिक अर्थ है, लेकिन कवि ने यहाँ क्या किया, शब्दकोश या साहित्यिक अर्थ दे दिया। और स्पर्श का दूसरा अर्थ होता दान, कि पुत्र के जन्म के उत्सव पर बहुत सारी गायों का दान किया। लेकिन आम आदमी क्या पढ़ेगा कि पुत्र के जन्म के उत्सव पर बहुत सारी गायों को छुआ गया, स्पर्श किया गया। स्पर्श करना कवि का यहाँ अभिप्राय नहीं था, उसका अभिप्राय किससे था, दान से था। अतः यहाँ पर अप्रतित्व काव्य दोष।
तीसरा उदाहरण है कि सामर्थ्य नहीं जहां शोध की क्षमा वहां निष्फल है। अब शोध का लोक प्रचलित अर्थ है अनुसंधान या रिसर्च, लेकिन साहित्यिक अर्थ है बदला लेना, प्रतिशोध लेना। तो यहां शोध का अनुसंधान के स्थान पर क्या हो गया, बदला। कि सामर्थ्य नहीं जहां शोध की, मतलब जिसमें बदला लेने की सामर्थ्य नहीं है उसके द्वारा क्षमा किया जाना भी निष्फल है। भूलुंठित कलरव तुल्य उसका शीश लौटना पड़ा। अब कलरव कहते हैं पक्षियों की चहचहाहट को, लोक प्रचलित अर्थ है, लेकिन कलरव का दूसरा साहित्यिक अर्थ होता है कोयल। तो भूलुंठित कोयल को सिर लौटना पड़ा, अतः यहां पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहां पर, अप्रतित्व काव्य दोष। पांचवा देखते हैं दुष्क्रमत्व काव्य दोष, कि जब किसी रचना में अप्रतित्व, दुष्क्रमत्व, अक्रमत्व भी आएगा, थोड़ा थोड़ा अंतर है, ध्यान देवें, कि जब किसी रचना में दो या दो से अधिक कथनों का प्रयोग सामाजिक मान्यताओं के विपरीत क्रम में कर दिया जाता है तो वहां दुष्क्रमत्व काव्य दोष माना जाता है। मतलब सामाजिक मान्यता क्या है कि एक के बाद दो आएगा, दो के बाद तीन आएगा, लेकिन कवि ने पहले तीन का, फिर दो का, फिर एक का प्रयोग कर दिया, तो यहाँ पर क्या हुआ, सामाजिक मान्यताओं के विपरीत क्रम में कर दिया, अतः यहाँ पर दुष्क्रमत्व काव्य दोष। देखें कैसे हैं, कहने का अर्थ यह है कि सामाजिक मान्यता के अनुसार जो बात पहले कहनी चाहिए थी उसे तो बाद में कहा जाता है, और जो बाद में कहनी चाहिए उसे पहले कहा जाता है, तो वहां दुष्क्रमत्व काव्य दोष माना जाता है। क्या लिखा है उदाहरण में, कि नृप मोह कह दीजिए अथवा मत गजेंद्र। एक याचक आता है राजा के पास और वह भिक्षा में कहता है कि हे महाराज मुझे हाथी दीजिए, और हाथी नहीं है तो घोड़ा दीजिए, लेकिन उसने क्रम उल्टा कर दिया। वो उसने पहले क्या कह दिया, नृप, हे राजा, मुंह कहे, मैं कहता हूं है दीजिए, है मनी घोड़ा दीजिए, कि हे राजा, हे राजन मुझे घोड़ा दीजिए, और घोड़ा नहीं है कोई बात नहीं, एक मदमस्त हाथी दे दीजिए, मत गजेंद्र, मतलब मुझे एक मदमस्त हाथी दे दीजिए। अब आप समझिए कि जिसके पास घोड़ा ही नहीं है वह हाथी कहां से देगा, क्योंकि घोड़े की कीमत हाथी से कम होती है। याचक को कहना क्या चाहिए था कि हे राजा मुझे कोई एक मत वाला हाथी दीजिए, और हाथी नहीं है तो कोई बात नहीं घोड़ा दे दीजिए, लेकिन मांगा तो उसने इसी क्रम में, लेकिन शब्दों का प्रयोग वो गलत कर दिया, और प्रयोग गलत करते ही दुष्क्रमत्व काव्य दोष हो गया। क्या लिखा देखें, कि यहां याचक द्वारा पहले हाथी मांगा जाना चाहिए था और हाथी न मिलने की स्थिति में घोड़ा, लेकिन कवि ने क्या किया, विपरीत क्रम में रख दिया, अतः यहां पर दुष्क्रमत्व काव्य दोष होगा। दूसरा उदाहरण देखें, कि पैसे दे दो 5 नहीं तो 10 दे दो। अब जिसके पास 5 नहीं है वो तुरे को 10 कहां से देगा रे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, दुष्क्रमत्व काव्य दोष। हालांकि मांगे उसने पहले 10 है कि 10 पैसे दे दो, 10 नहीं है तो 5 दे दो, लेकिन बोलने में प्रयोग जो है वो सामाजिक मान्यताओं से विपरीत कर दिया कि पैसे दे दो 5 नहीं तो 10 ही दे दो, तो यहां पर दुष्क्रमत्व काव्य दोष। अब तीसरा उदाहरण है, कि मारुत नंदन ने मारुत को मन को खगराज को वेग लजयो। मारुत नंदन का मतलब है हनुमान ने हवा का, मन का और खगराज गरुड़ का वेग लज्जित कर दिया, मतलब इतनी तेज गति से वे उड़े। अब देखिए मारुत मानी हवा, और मन, मन सबसे तेज गति से उड़ता है। आप यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे बैठे कहीं अमेरिका चले जाओ, चाहिए एक पल में आंख बंद करके खोले, इतनी देर में पलक झपकती, इतनी देर में आप दुनिया की यात्रा कर लेते हो। तो मन से तेज तो कोई उड़ता ही नहीं, तो खगराज को शब्द का प्रयोग मन से पहले करना चाहिए था, लेकिन जब मन को ही हरा दिया तो खगराज का तो माजना ही क्या है, उसकी तो हैसियत ही क्या है। अतः यहाँ पर सामाजिक मान्यताओं के विपरीत शब्दों का या पदों का प्रयोग किया गया है, अतः दुष्क्रमत्व काव्य दोष। वज्र सा की लोह सा की शैल की शिला सा। अब वज्र शब्द आ गया तो यहां पर न लोहा शब्द का प्रयोग होना चाहिए था न शैला का, या लोहा शिला और उसके बाद में यहां वज्र शब्द का प्रयोग होना चाहिए था, क्योंकि वज्र सबसे कठोर होता है, लेकिन कवि ने सबसे पहले इस्तेमाल कर दिया, तो यहां पर दुष्क्रमत्व काव्य दोष। उक्त पदों में मन और वज्र का प्रयोग कर दिए जाने के बाद अन्य शब्दों की आवश्यकता ही नहीं रही, अतः यहां दुष्क्रमत्व काव्य दोष माना जाएगा। अक्रमत्व काव्य दोष, दुष् मैंने तो क्या हुआ था, सामाजिक मान्यताओं का विपरीत। अब यहां अक्रमत्व में क्या होता है
कि जब किसी पद में किसी एक शब्द का विपरीत क्रम पर प्रयोग कर दिया जाता है। यहाँ पर तो क्या था, पूरे पद का था। जैसे पैसे दे दो 5, एक पद है, नहीं तो 10 दे दो, तो ये पूरा पद अलग अलग हो गया, तो दुष्क्रमत्व है। अक्रमत्व में क्या होगा, एक शब्द का गलत स्थान पर प्रयोग किया जाता है। कि जब किसी पद में किसी एक शब्द का विपरीत क्रम पर प्रयोग कर दिया जाता है, अर्थात जो शब्द बाद में आना चाहिए था उसे पहले लिख दिया, और जो तो वहां अक्रमत्व का विदोष माना जाएगा। कहने का अर्थ है कि यदि किसी पद में क्रम भंग संबंधी अशुद्धि पाई जाती है तो वहां अक्रमत्व का विदोष माना जाता है। जैसे विश्व में लीला निरंतर कर रहे हैं मानवी। अब यहां पर ये जो मानवी शब्द है ना, इसका प्रयोग गलत है। एक शब्द का विश्व में मानवी लीला कर रहे हैं, ये होना चाहिए था। पत राखो पति राधा मेरी। अब पति राधा को उल्टा कर देते, पत राखो राधापति मेरी। राधापति कृष्ण के रूप में, पति राधा भी कृष्ण के रूप में, लेकिन पति शब्द का इस्तेमाल गलत जगह हुआ। विश्व में मिलते नहीं हैं वीर भीम समान के, भीम के समान वीर, वीर शब्द यहां होना चाहिए था। विश्व में मिलते नहीं हैं भीम के समान वीर, लेकिन काव्य के में छंद या छंद की मांग के अनुसार वीर शब्द को पहले लिखा, तो यहां पर क्या हो गया, अक्रमत्व का विदोष। अब आता है चुत्त संस्कृति का विदोष। यहां क्या है कि जब किसी पद में कोई शब्द व्याकरण के नियमों के विरुद्ध प्रकट होता है या प्रयुक्त होता है, तब भाषा के संस्कार गिर जाने, मतलब च्युत हो जाने के कारण वहां च्युत संस्कृति काव्य दोष माना जाता है। जैसे क्षण भर रहा उजाला में, उजाला में नहीं उजाले में। तत्व वचन जब सीता बोला, अब सीता बोला नहीं सीता बोली। फूलों की लावण्यता देती है आनंद, तो लावण्यता नहीं, फूलों का लावण्य देता है आनंद। तो लावण्यता और देता दोनों शब्दों का गलत प्रयोग हुआ है, तो व्याकरण के नियम भंग हो गए हैं, अतः यहाँ पर च्युत संस्कृति काव्य दोष माना जाएगा। 8वां है अश्लीलत्व काव्य दोष। कि जब कवि घृणास्पद, लज्जास्पद एवं अमंगल सूचक शब्दों का प्रयोग कर देता है, जिससे काव्य में फूहड़पन या भद्दापन आ जाता है, तो वहां अश्लीलत्व काव्य दोष माना जाता है। जैसे लगे थूक कर चाटने अभे अभी श्रीमान, तो थूक कर चाटना एक विभत्स चीज है, फूहड़पन है, भद्दापन है, इसलिए अश्लीलत्व काव्य दोष। रावण के दरबार में स्थित अंगद का पाद, और अंगद का पाद शब्द जो है उसको पैर के लिए भी लिखते हैं, लेकिन अपान वायु जिसमें हम कहते हैं ना गैस हो गई, गैस छोड़ने के लिए भी पाद शब्द का प्रयोग करते हैं, इसलिए अश्लीलत्व का विदोष यहां माना जाएगा। टूटी खाट पर टपकत टूटी टटिया टूटी, तो टटिया शब्द जो है वह अश्लीलत्व भी माना जाता है। तो हम हैं अभिनव सरोवा, व्याख्याता हिंदी साहित्य और अनिवार्य का अध्यापन करवाते हैं, और हिंदी संबंधी और जानकारियों के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।